हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं थ्रू एमसीक्यूज। ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हमने आप सभी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है जिसको हमने नाम दिया है कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यूज। इस प्लेलिस्ट में हमने जो भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को हमने इस प्लेलिस्ट में रखा है। हर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम 25 से 30 मिनट की वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यूज का जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज बिलोंग टू द एरिया ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे कह रहा है कि आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। एन इन्वेस्टिगर रिकॉर्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ विद इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक इन्वेस्टिगेशन किया गया है और इन्वेस्टिगेशन से जो रिकॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये आई है कि एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। फॉर एग्जांपल यूपी मान लेते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हुई, ऐसा ये इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड कह रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर द कटबैक्स बाय ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल बी इंक्रीज बाय 50% ड्यूरिंग दिस ईयर। जैसा आप सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उससे जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो 50% बढ़ने के चांसेस हैं। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ रिसेंट पोल मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर इन फेवर ऑफ बिल्डिंग अप एडिशनल हॉस्पिटल्स। आप सभी कोविड की सिचुएशंस को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। तो एक रिसेंट पोल किया गया और इंडियंस जो हैं उन्होंने ये बोला है कि जो स्थिति अभी बनी थी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, तो उसके हिसाब से हमें और सारे हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। ये रिसेंट पोल बता रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है और डॉक्टर स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन सिगरेट स्मोकिंग एंड हार्ट डिजीज। एक डॉक्टर ने स्टडी किया और उन्होंने ये पाया कि सिगरेट पीना और हार्ट डिजीज में रिलेशनशिप है। आपको बताना है कि दिए गए 4 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को बिलोंग करता है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 1, 2 एंड 3 सही है, या फिर 2 एंड डी सही है, या फिर 1 एंड 4 सही है, या फिर 3 और 4 जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को बिलोंग करता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को समझना होगा। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है, डेटा। अब हम डेटा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो हम कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। डिसीजंस लेने में हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसा डिसीजन? फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने पिछले 10 साल का डेटा फ्रॉम 2010 टू 2020, इसने ये देखा कि पिछले 10 सालों में हमने कितना प्रोडक्शन किया है। तो इस 10 साल के जो डेटा है इससे वो ये अनुमान लगा सकता है कि फ्यूचर में उसे कितना प्रोडक्शन करना है। तो स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब हो गया, डेटा। और डेटा हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमें डिसीजन लेना होता है। और भी अलग अलग एस्पेक्ट में आप देख सकते हैं स्टैट्स में। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं। ये दोनों क्या हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड हैं जिससे हम डेटा को प्रोसेस करते हैं और कोई डिसीजन लेने में हमको हेल्प करता है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड वो सारे प्रोसीजर हैं जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, इसको समराइज करते हैं, प्रेजेंटेशन उसका करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं या फिर डेटा को टेस्ट करते हैं। ये सब सारी चीज़ें स्टैटिस्टिकल मेथड्स के अंतर्गत आती हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि 2 डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसा कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताया। तो आप जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है कि
डिस्क्राइब करना। स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है? डेटा, अभी मैंने आपको बताया। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप या यूनिट जिस पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसको डिस्क्राइब करना, यही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम करता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है कि सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब करना, उसके ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना। यहाँ पे ध्यान रखना कि इन्फ्रेंस ड्रॉ करना इसका काम नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आप ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। अब इसके लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एडिटिंग ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जैसे ए बी सी अलग अलग कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। टैबुलेशन करना, जैसे आपका रिजल्ट वगैरह देखो इस तरीके से आता है टैबुलेशन फॉर्म में। डायग्रामेटिक फॉर्म में होता है, जैसे आप देखो पाई चार्ट इस तरीके से होता है, या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, या फिर मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन। ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यूज़ किए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं डेटा को। तो डेटा कैसा होगा? न्यूमेरिकल फैक्ट्स होंगे, न्यूमेरिकल डेटा होगा, और ये हमें हेल्प करता है कि हम जो भी न्यूमेरिकल डेटा है इनको सिंपल फॉर्म में, सिस्टमैटिक फॉर्म में, या फिर सिनॉप्टिक, या फिर इसको हम ब्रीफ कह सकते हैं, ब्रीफ फॉर्म में, या फिर ऐसा कॉमन लैंग्वेज हम यूज़ करें जो कि सभी लोग समझ सके, कोई मीनिंगफुल डेटा हो, क्योंकि सारे डेटा जो हैं वो मीनिंगफुल नहीं होते हैं। ठीक है? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप इतना ध्यान रखना कि जो भी पर्टिकुलर ग्रुप है या फिर जो भी सैंपल है, उस डेटा को हमें डिस्क्राइब करना है। यही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। अब बात करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? टू ड्रॉ इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का क्या मतलब है कि आपको कोई कंक्लूजन, कोई एस्टिमेट्स निकालना है। कोई कंक्लूजन निकालने के लिए जब आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो तो उसे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। आपने इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ा होगा। इंडक्टिव रीजनिंग को याद करने के लिए आप सिंपल ISG शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। आई से क्या हो जाएगा? इंडक्टिव रीजनिंग, और ये क्या होता है? स्पेसिफिक टू जनरल जाता है। यानी कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप पे ये डेटा टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको जनरलाइज कर देते हैं। ये ध्यान रखना कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो जनरलाइजेशन में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक का क्या मतलब है यहाँ पे कि जैसे आपने देखा होगा कि वैक्सीन, कोविड की जो वैक्सीन बनाई गई थी वो पहले 2 लोगों पे, 10 लोगों पे, फिर 100 लोगों पे, फिर 1000 लोगों पे, और फिर 10 के 10,000 लोगों पे, फिर 1 लाख लोगों पे वो जो दवा है, जो वैक्सीन है वो टेस्ट की गई होगी। उसके बाद उसको जनरलाइज कर दिया गया होगा लार्ज पॉपुलेशन पे, यानी कि 1 लाख लोगों पे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने या रिसर्चर्स ने ये मान लिया होगा कि अब ये अगर 1 लाख लोगों को बेनिफिट कर रहा है तो बाकी लोगों को भी वो बेनिफिट करेगा। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है कि डेटा के बेसिस पे आप कोई कंक्लूजन निकाल रहे हो, कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हो, तो इसे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब इसके अंतर्गत भी कुछ मेथड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी, अलग अलग जो सैम्पलिंग टेस्ट हैं इनको इंक्लूड किया जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी इंक्लूड होता है, टी टेस्ट। ये सब सारे मेथड्स जो हैं वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत इंक्लूड होता है। इसके अलावा नॉर्मल कर्व भी इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है। तो ये था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एक बार वापस से क्वेश्चन पे आते हैं और सारे स्टेटमेंट को फिर से इवैल्यूएट करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि एक इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड से ये पता चला कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये सिंपली क्या कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है डेटा के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया गया है कि पेट्रोल का प्राइस, देखिए यहाँ पे लिखा है विल इंक्रीज, अभी हुआ नहीं है लेकिन हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया है कि चूंकि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो पेट्रोल के प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे बाई 50%। तो यहाँ पे हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के लिए डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि एक रिसेंट पोल किया गया और
इंडियन से पूछा गया कि क्या वो हॉस्पिटल बनाने के फेवर में है, तो जो भी इंडियंस हैं उन्होंने ये बोला कि ठीक है, एडिशनल हॉस्पिटल्स को बनाना चाहिए। अब ये देखिए, ये भी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है, ये भी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है। कैसे, ये ध्यान रखो। देखो, जब भी हम डेटा को एनालाइज करते हैं, जब भी हम डेटा को गैदर करते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव देखा जाता है कि जो डेटा है वो क्यों इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पे हमने डेटा इकट्ठा इसलिए किया है कि हम ये जान सके कि लोग फेवर में है या नहीं। यानी हम, अगर लोग फेवर में होंगे तो हम एडिशनल हॉस्पिटल बनाएंगे। तो यहाँ पे इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के लिए ये डेटा इकट्ठा किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव देखना भी ज़रूरी है। डेटा इकट्ठा करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी देखना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। आखिरी स्टेटमेंट देखते हैं। डॉक्टर ने स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि सिगरेट पीने और हार्ट डिजीज में रिलेशनशिप है। तो ये सिंपली डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को बिलोंग करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है और फोर्थ है। सेकंड और थर्ड जो है वो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स से बिलोंग करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। एक बार स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है यूनिवेरिएट और सेकंड है बाईवेरिएट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यूनिवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, measure of central tendency, measure of dispersion, while the study of correlation, regression, association of attributes, etc. are included in bivariate descriptive statistics. क्या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट? क्या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट, या बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, या फिर बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट? तो एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो। तो स्टेटमेंट 1 के बारे में देखते हैं। देखिए, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को दो पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया जाता, बल्कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएट। तो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या बताया था कि जब हम डेटा को सिर्फ डिस्क्राइब करना चाहते हैं, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डेटा को डिस्क्राइब करना। हमारा ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है यूनिवेरिएट और सेकंड है बाईवेरिएट। अब यूनिवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और बाईवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये जान लो। सबसे पहले दो जो टर्म है, यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट, इस टर्म के बारे में समझ लो। सबसे पहले यूनि का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में यूनि का क्या मतलब होता है? सिंगल या फिर वन। जैसे आपने स्कूल में यूनिफॉर्म आप पहन के गए होगे, आप सभी स्कूल गए होगे तो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब सभी लोगों के लिए एक ड्रेस, ठीक है। तो यूनि का मतलब क्या हो गया? सिंगल या वन। और वेरिएट का क्या मतलब होता है? वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिवेरिएट जो टर्म है इसका क्या मतलब हो जाएगा? सिंगल वेरिएबल, ठीक है। और बाईवेरिएट जो टर्म है इसको समझ लेते हैं। बाई का मतलब होता है इंग्लिश में टू। जैसे आपने सुना होगा बाइलिंगुअल, ठीक है। आपने ये सुना होगा ना कि लेक्चर जो है वो बाइलिंगुअल है, यानी दोनों भाषा में आपको ये लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे हिंदी इंग्लिश हो, चाहे हिंदी मराठी हो, या कोई भी लैंग्वेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे बाईवेरिएट जो टर्म है इसका क्या मतलब हो जाएगा? टू वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स। तो यूनिवेरिएट का क्या मतलब है? सिंगल वेरिएबल। और बाईवेरिएट का क्या मतलब है? टू वेरिएबल्स। तो इस तरीके से यूनिवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है? डेटा को डिस्क्राइब करना। तो यूनिवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है कि जब हम सिंगल वेरिएबल वाले
जो भी डेटा हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे तो उसे हम यूनिवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जैसे कोई भी एक सिंगल जो यूनिट है, एक सिंगल जो वैल्यू है, वो सारे पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करे, उसे हम यूनिवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स था, तो अगर आप बोलोगे कि सर 70% था, तो ये एक सिंगल वैल्यू है, यानी सिंगल वेरिएबल के बारे में बात हो रही है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज पूछूं तो आप बोलोगे सर अकाउंट्स में इतना था, बाकी सब्जेक्ट्स में इतना था, अलग अलग आप बताने लगोगे। लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी क्या बताता है? एक सिंगल वैल्यू बताता है जो कि पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से डिस्पर्जन जो है, ये भी एग्जांपल हो सकता है। बाईवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे डेटा को डिस्क्राइब किया जा रहा है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं। जैसे कोरिलेशन, आप देखो कि कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं। रिग्रेशन जो है, इसमें भी दो वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से दो वेरिएबल्स होते हैं अगर आपको याद है तो? रिग्रेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? जिसके बारे में हम पता करना चाहते हैं, जो अननोन होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो ऑलरेडी गिवन होता है, जो हमें ऑलरेडी पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सैलरी पता करनी है, तो सैलरी क्या हो जाएगा? ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि यही हमें फाइंड करना है। और जो भी आपका एजुकेशन हो जाएगा या फिर जो भी एक्सपीरियंस है, ये बाकी सारे जो वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। तो बाईवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है कि जब हम ऐसे डेटा को डिस्क्राइब करने की बात कर रहे हैं जहाँ पे दो वेरिएबल हो, तो उसे हम बाईवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसमें हम कोरिलेशन, रिग्रेशन और एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जानना ज़रूरी है। देखिए, स्टैट्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है वेरिएबल और दूसरा होता है एट्रीब्यूट्स। वेरिएबल क्या होता है? ये होता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जब कोई भी न्यूमेरिकल या फिर क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें शो करना होता है तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये पता करना है कि आपका एग्जाम में कितना परसेंट है, जैसे 70% है, तो ये क्या न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, तो उसे हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे और इसे हम वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल जो होता है वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? ये होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? जिसे हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना कर सके। जैसे अगर मुझे ये बोलना है कि कोई लड़की बहुत ही खूबसूरत है, तो इसे आप न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं बता सकते हैं। जैसे आपने मूवी देखा, फॉर एग्जांपल आप थिएटर गए और आपने एक मूवी देख ली है, और मूवी देखने के बाद आपसे किसी ने पूछा कि मूवी कैसा था, तो आप जनरली क्या बोलते हो कि मूवी या तो अच्छा था या बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत खराब हो सकता है। तो जब हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं तो यहाँ पे उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है वो भी बाईवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल है। तो उम्मीद है आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को नहीं बल्कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट। और यूनिवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है कि हम सिंगल वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करने की बात कर रहे हैं। और एग्जांपल इसके अंतर्गत दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्जन जो है वो इंक्लूड किया जाता है। और बाईवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं या फिर डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोरिलेशन को स्टडी कर रहे हैं या रिग्रेशन कर रहे हैं या फिर एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बट स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट वन देखते हैं। द एरर्स अराइजिंग बिकॉज ऑफ साइज और नेचर ऑफ सैंपल्स
इन द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग आर नोन एज सैम्पलिंग एरर। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर दोज एरर विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन अदर कॉजेज अदर देन सैम्पलिंग। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 is correct but statement 1 is correct. Both statement A and B are correct. Both statement A and B are incorrect. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, पहला सैम्पलिंग एरर और दूसरा नॉन सैम्पलिंग एरर। तो एक बार सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले सैम्पलिंग आपको पता होना चाहिए। सपोज कर लो कि एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि होल डेटा, आपके पास जितने भी आइटम हैं उन्हें हम पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये देखना है कि एक क्लास में जितने भी लड़के हैं, जितने भी मतलब बॉयज़ हैं, उनकी हाइट कितनी है। सपोज कर लो कि कोई बॉयज़ कॉलेज है और एक क्लास में, बीकॉम के क्लास में हमें ये पता करना है कि एवरेज हाइट जो है कितनी है। तो सपोज कर लेते हैं कि टोटल क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, वो हमारा पॉपुलेशन हो जाएंगे। और हमने उनमें से 10 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया, 10 स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो जब हम 100 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे थे, तो इसे ही हम सैम्पलिंग कहते हैं। यही हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस है। तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जब हम सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने के दौरान या तो एरर जो सैंपल साइज हमने लिया है उसके वजह से हो जाए, या फिर सैंपल के नेचर की वजह से अगर कोई एरर हो जाए तो उसे हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ध्यान रखना, सैम्पलिंग एरर सैंपल लेने के दौरान ही होगा। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सैंपल हमने लिया है, इसका जो एवरेज हाइट आया है बच्चों का, वो सपोज कर लेते हैं कि 5 फीट आया है। ये हमारा सैंपल है, ठीक है। सैंपल हाइट जो आया है वो 5 फीट आया है। और अगर हम पूरे पॉपुलेशन का अगर सैंपल लेते हैं तो वो आता है 6 फीट। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 फीट का डिफरेंस आ रहा है। इसे ही हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। अब सैम्पलिंग एरर को कैसे दूर कर सकते हैं, जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे सैम्पलिंग एरर जो है वो कम होता रहेगा। समझ में आया होगा सैम्पलिंग एरर। अब जानते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है। नॉन सैम्पलिंग एरर वो एरर्स है विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन अदर कॉजेज अदर देन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के अलावा जितने भी दूसरे कारण हैं उनकी वजह से अगर एरर होता है तो उसे हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे सैंपल हम नहीं ले रहे हैं, दूसरे अदर कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एरर्स आ रहा है। कोई भी अलग अलग कारण हो सकता है, जैसे बायसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो बायस्ड हो यानी वो पक्षपात करता हो। जो भी डेफिनेशन है वो वेग हो यानी अनक्लियर हो। जो भी हम डेटा कलेक्ट करें वो अनक्लियर हो, फॉल्टी डेफिनेशन यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई डिफेक्टिव मेथड्स है वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके वजह से एरर आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना होगा कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो है वो दो सेंसस में भी आते हैं और सैम्पलिंग मेथड्स में भी आ सकते हैं। क्योंकि बायसनेस आप सैंपल में भी कर सकते हो, है कि नहीं। सिंपल आप समझो कि बायसनेस जो है वो आप सैम्पलिंग एरर में भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि सैम्पलिंग एरर जो है वो सिर्फ सैम्पलिंग मेथड के इस्तेमाल से ही होगा। यानी जब आप सैंपल लोगे और उसमें एरर आएगा तो वो सैम्पलिंग एरर होगा, वो कभी भी नॉन सैम्पलिंग एरर नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि सैम्पलिंग एरर्स ऑकर्स ओनली इन सैम्पलिंग मेथड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कई बार एग्जाम में आपको स्टेटमेंट रीजन में पूछ देता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा था कि जब हम सैंपल के साइज की वजह से या फिर सैंपल के नेचर की वजह से एरर होता है इन द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग, जब हम सैम्पलिंग के प्रोसेस में जब सैंपल साइज की वजह से या फिर सैंपल के नेचर की वजह से एरर होता है तो उसे हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर दोज एरर विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन अदर कॉजेज। सैम्पलिंग के अलावा जो दूसरे कारण हैं उनकी वजह से अगर एरर होता है तो उसे हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे समेशन डी एक्स डी वाई 150 है, एन जो है वो 9 है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स जो दे रखा है आपको 5.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दे रखा है आपको 3.2।
आपसे कह रहा है कि मिस्टर आशीष हैज कैलकुलेटेड द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय अबव इंफॉर्मेशन। मिस्टर आशीष जो हैं उन्होंने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन जो है अबव इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट कर रखा है। आफ्टर कैलकुलेशन ही फाउंड द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या फिर इसे हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। इसकी वैल्यू है प्लस 0.898। अब आपको बताना है द रिजल्ट शोज डैश डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आपको बताना है कि ये जो वैल्यू आई है वो कौन सी डिग्री हमको बता रही है। क्या ये मॉडरेट डिग्री बता रही है, या लो बता रही है, या वेरी हाई, या फिर हाई बता रही है। तो इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। तो इससे पहले मैंने कोरिलेशन पे एक वीडियो बना लिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है, डिटेल्ड वीडियो है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और आपको देखना भी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको डायरेक्शन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन पता होना चाहिए। डायरेक्शन का क्या मतलब है कि कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जब सेम डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है तो नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे नेगेटिव का क्या मतलब, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, तो यहाँ पे देखो एरो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है, सपोज कर लेते हैं गोल्ड का प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एरो सेम डायरेक्शन में, यानी इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। तो कोरिलेशन में आपको डायरेक्शन प्लस डिग्री पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिग्री पूछ लिया है, डिग्री देख लेते हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर सपोज कर लेते हैं कि +1 है तो इसे हम क्या कहेंगे, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर -1 है तो इसे हम परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसे हम अब्सेंस या फिर नो रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक और डिग्री आती है जो कि है लिमिटेड। लिमिटेड में 4 आती हैं। सबसे पहले लो की बात करें, अगर 0 से लेके 0.25 तक है तो उसे हम लो डिग्री बोलेंगे, चाहे वो लो डिग्री पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अगर 0.25 से लेके 75 तक आ जाए तो उसे हम मॉडरेट कहते हैं, और 0.75 से लेके 0.9 आ जाए तो उसे हम हाई कहते हैं, और 0.9 से 0.99 तक आ जाए तो उसे हम वेरी हाई कहते हैं। इसे आप अलग डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। देखिए मैंने एक लाइन खींच दिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको 2 भागों में बांट दिया है। यहाँ पे आप देखो 0 है। अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसे हम बोलते हैं कोई कोरिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। और अगर -1 आ जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। अगर +1 आ जाती है तो उसे हम परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, और 0 आ जाती है तो कोई कोरिलेशन यहाँ पे नहीं होगा। ध्यान रखना कि इस 0 से, ये जो 0 है यहाँ से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो ये नेगेटिव कोरिलेशन को शो करेगा, और इस 0 से अगर हम राइट साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करेगा। अब मैंने बोला कि 0 से लेके 0.25 तक है तो लो है, और 0.25 से लेके 75 है तो मॉडरेट हो जाएगा, और 0.75 से लेके 0.9 तक है तो ये आपका हाई हो जाएगा, और 0.9 से 99 तक है तो ये वेरी हाई हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, 0.898 है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 0 से लेके 0.25 तक है तो क्या होगा, लो होगा। 0.25 से लेके 0.75 तक है तो क्या होगा, मॉडरेट। 0.75 से लेके 0.9 तक है, या 90 भी कहते हैं इसे, तो इसे क्या बोलेंगे, हाई डिग्री। और 0.90 से लेके 0.99 तक है तो इसे क्या बोलेंगे, वेरी हाई डिग्री। ध्यान रखना कि कोरिलेशन का जो वैल्यू होता है वो -1 से लेके +1 के बीच में होता है। तो यहाँ पे क्या है, 0.75 से 9 के बीच में आ रहा है। यहाँ देखो 0.898 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, हाई। तो इस तरीके का एनालिटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कुर्टोसिस।
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कई लोग उसको कर्टोसिस भी बोलते हैं और कई लोग इसे कुर्टोसिस भी बोलते हैं, तो कोई भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट आप फ़ोकस करिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझने पे जोर दीजिएगा, ना कि इसे क्या बोलते हैं। जो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे कह रहा है कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट कुर्टोसिस। स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज मोर पिक्ड देन नॉर्मल इज कॉल्ड प्लेटिकर्टिक। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज लेस पिक्ड देन नॉर्मल इज कॉल्ड लेप्टोकर्टिक। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मेसोकर्टिक। और लास्ट है कुर्टोसिस रेफर टू द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पिग्डनेस इन द रीजन ऑफ अ कर्व। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये ए और बी सही है या फिर बी और डी सही है या ए और सी सही है या फिर सी और डी सही। तो एक बार कुर्टोसिस के बारे में जान लेते हैं। कर्टोसिस जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप है वो बताता है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप है वो कैसा है, क्या वो शेप फ्लैट है या नॉर्मल है या पिग्ड जो शेप है वो है। तो कर्टोसिस जो है वो 3 तरीके के हैं, लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और मेसोकर्टिक। जैसे अब ये देखो, ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम मेसोकर्टिक कहते हैं। यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड जो है वो बराबर होता है। और जो मेसोकर्टिक है उसके ऊपर का जो कर्व होता है इसे हम लेप्टोकर्टिक कहते हैं। लेप्टोकर्टिक का क्या मतलब है कि ये पीक्ड होगा, ये काफी यहाँ पे देखो पीक्ड है। फिर मेसोकर्टिक के जो नीचे वाला कर्व होता है उसे हम प्लेटिकर्टिक कहते हैं, ये फ्लैट होता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि फ्लैट बताता है फ्लैटनेस कितना है और नॉर्मल है या पीक्ड है। तो फ्लैट का क्या मतलब है, ये देखो ये फ्लैट हो गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये आपने देखा ही होगा, इसे मेसोकर्टिक कहते हैं, इसे हम मेसोकर्टिक कहते हैं। और पीक्ड का क्या मतलब है, ये पीक्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो पीक्ड है। तो ध्यान रखना, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसे ही हम मेसोकर्टिक कहते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर यानी मेसोकर्टिक के ऊपर का जो कर्व होता है उसे लेप्टोकर्टिक कहते हैं, वो पिक्ड होता है। और मेसोकर्टिक के जो नीचे होता है उसे प्लेटिकर्टिक या फ्लैट बोलते हैं। ठीक है, वो फ्लैटनेस दिखाता है। तो 3 तरीके के कुर्टोसिस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज मोर पिक्ड। मोर पिक्ड का क्या मतलब है कि वो लेप्टोकर्टिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लेटोकर्टिक। प्लेटोकर्टिक का मतलब क्या है, फ्लैट। तो ज्यादा है तो फ्लैट कैसे होगा, कम होगा तभी फ्लैट होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि लेस पिक्ड है। इसका मतलब क्या है, वो प्लेटिकर्टिक है। इसका मतलब है कि ये प्लेटिकर्टिक है। तो यहाँ पे लेप्टोकर्टिक दिया है तो ये भी गलत है। यहाँ पे इंटरचेंजेबल जो स्टेटमेंट है वो दे दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखना। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, अ डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आइडेंटिकल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से तो उसे हम मेसोकर्टिक कहते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ही हम मेसोकर्टिक कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आखिरी स्टेटमेंट है कुर्टोसिस रेफर टू द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस एंड पीक्डनेस इन द रीजन ऑफ अ कर्व। तो कुर्टोसिस क्या बताता है, कुर्टोसिस ये बताता है कि जो भी आपका कर्व है वो कितना फ्लैट है या कितना पीक्ड है। पीक्ड का क्या मतलब है, लेप्टोकर्टिक, और फ्लैट का क्या मतलब है, प्लेटिकर्टिक। एक चीज ध्यान रखना कि जब हम का कुर्टोसिस के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी कर्व है वो कितना फ्लैट है या कितना पीक्ड है, यानी हम वर्टिकल फॉर्म उसका देखते हैं। वर्टिकल फॉर्म हम उसका देखते हैं। आप देखोगे कितना पीक्ड है कितना फ्लैट है, ये चीज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं स्कीवनेस की, आई एम श्योर आप सभी स्कीवनेस पढ़े होंगे। स्कीवनेस का क्या मतलब होता है, लैक ऑफ सिमेट्री। ये समझ लो एग्जाम में काम आएगा। लैक ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का क्या मतलब होता है, जैसे ये देखो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब है दोनों जो साइड है वो आइडेंटिकल है, दोनों जो है वो सेम है। जहां पे मैंने आपको बताया कि मीन मीडियन मोड जो है वो बराबर होता है। तो लैक ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है कि जब सेम न हो, तो आपने देखा होगा कि वो पॉजिटिव
पॉजिटिवली स्किप्ड होता है, नेगेटिवली स्किप्ड होता है। पॉजिटिव में राइट साइड होगा और नेगेटिवली में आप देखो इस तरीके से ये नेगेटिव स्किप्ड होगा। तो मैं यहाँ आपको स्कीवनेस क्यों बता रहा हूँ? स्कीवनेस में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म देखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म का मतलब क्या है, लेफ्ट या राइट साइड का हम देखते हैं। लेकिन जब हम कुर्टोसिस की बात करते हैं तो हम अप या डाउन देखते हैं, यानी कि हम पीक्डनेस या फिर फ्लैटनेस देखते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट दोनों गलत है, थर्ड और फोर्थ जो है दोनों सही है, यानी सी एंड डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यूज पार्ट 2। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।